वेलकम टू द न्यू सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको उसको समझना है अच्छी तरीके से, तो सिलेबस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है तो वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हमने नहीं देखे हैं तो एक्चुअली वो एग्जाम हमसे एज ए एस्पेरेंट एज ए कैंडिडेट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वही हमें समझ में नहीं आएगा, राइट। सो दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनको अच्छे से समझना, वो क्वेश्चंस एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं, क्यों पूछे गए थे, उसका जो सोर्स क्या है, उसका बेस क्या है, वो जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। इसलिए हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही में मैं भी और आप साथ ही साथ टुगेदर विल ट्राई टू सॉल्व देम, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस PYQs, राइट। और ये क्यों करना जरूरी है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये जो डिस्कशन होगा किसी भी एक क्वेश्चन का वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा और वो डिस्कशन आपको बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। मतलब यूपीएससी के एग्जाम्स में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, अदर सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है, सीयूईटी पीजी का एग्जाम है, पीएचडी एंट्रांसेस होते रहेंगे। तो इन सभी एग्जाम्स में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये डिस्कशन जो भी होगा वो पूरा आपको हेल्प करेगा। आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि क्या पूछा गया था, कैसे अलग अलग डायरेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी आप आगे पढ़ेंगे या जो भी आप रिवीजन करने जाएंगे तो उसमें वो आपको ट्रैक करने में हेल्प करेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, अब नेक्स्ट टाइम ये पूछा जा सकता है, या इस क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट करके फिर से पूछा जा सकता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दी सीरीज। इन नियरली 30 or 40 minutes we'll try to make sense, try to understand, try to solve the questions of prelims in 2013, right. So wait and be with me till the end. So this is your first question, right? So what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha, right? तो इस केस में क्या होगा? Option A is the Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendations of the Rajya Sabha. The Lok Sabha cannot consider the bill further. Option B. Then option C is the Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for reconsideration. And D, the presidents may call a joint sitting for passing the bill. तो मनी बिल एक्चुअली होता क्या है, राइट। सो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स क्या होते हैं, उसमें कौन से स्पेशल पावर्स राज्यसभा को है, कौन से स्पेशल पावर्स लोकसभा को है, तो लोकसभा इज लाइक हाउस ऑफ पीपल, राइट। सो मोस्टली मॉनिटरी जो भी मनी बिल या जो भी फाइनेंस बजट के पावर्स होते हैं वो लोकसभा के पास होते हैं। सो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, राइट। सो the Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendations of the Rajya Sabha, ये उसका आंसर है। तो एक्चुअली सीधा क्वेश्चन कहाँ से आया था ये क्वेश्चन, एक तो आपको ये जो अदर ऑप्शंस है ना कि जॉइंट सीटिंग कब होता है उसके लिए आपको आर्टिकल 108 देखना पड़ेगा, मनी बिल कैसे पास होता है उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 109 देखना पड़ेगा, और एक्चुअली मनी बिल का डेफिनेशन क्या है इसके लिए हमें आर्टिकल 1110 देखना पड़ेगा, राइट। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली स्पेशल पावर्स क्या होते हैं। तो राज्यसभा के स्पेशल पावर्स होते हैं जैसे कि आर्टिकल 312 में जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसके ऊपर अगर लॉ बनाना है तो राज्यसभा ओनली कैन इनिशिएट द लॉज, राइट। एंड in other cases powers are similar, but in money bill Lok Sabha have many power, right. So they are dominantly ruling there. Rajya Sabha don't have much power there, they can only suggest the changes, but whether to accept it or not it depends upon the Lok Sabha, right. सो उनको 14 डेज मिलते हैं, उन 14 डेज में अगर उन्होंने कुछ चेंजेस करके बिल फिर से लोकसभा को भेज दिया तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है लोकसभा डिसाइड करेगी। अगर वो 14 डेज में पास भी नहीं कर पाए तो इट विल बी टेकन ग्रांटेड लाइक दे आर एग्रीइंग विथ इट, राइट। सो हम देखते हैं एक्चुअली। सो आर्टिकल 109 में ये लिखा हुआ है क्लियरली, हाउस ऑफ द पीपल में देयर अपॉन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट इज राज्यसभा। 14 डेज में क्लियरली आर्टिकल था, क्लियरली यहाँ से क्वेश्चन आ गया था, राइट। सो डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बेयर एक्ट्स पढ़ते हो तो आपके ये फायदेमंद रहेगा। मनी बिल एक्चुअली चर्चा में रहता है क्योंकि लोकसभा में अरुण जेटली जी ने, जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आधार में जो लेजिस्लेशन अमेंडमेंट्स हुए थे वो एज अ मनी बिल प्रेजेंट किया हुआ था, राइट। सो लोकसभा पासिस आधार बिल विदाउट राज्यसभा अमेंडमेंट। सो राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे लेकिन लोकसभा ने वो कंसिडर नहीं किए थे, जैसे कि वैसे ही बिल पास किया था। तो ये दो न्यूज़ मैंने ऐसे ही आपको याद में रहने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। सो ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था, तो
जब स्पीकर नोट्स दैट इट्स मनी बिल, देन इट्स मनी बिल, राइट. स्पीकर का डिसीजन फाइनल रहता है, राइट. यू कैन चैलेंज इट इन सुप्रीम कोर्ट बट इट टेक्स टाइम. So next question is, which one of the following statement is correct? These are the 4 statements. In India, the same person cannot be appointed as a governor for 2 or more states at the same time, right? ये पहला statement है. Second is, the judges of the high courts of the states in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. Third statement is, no procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor of his or post. And fourth is, in the case of union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. तो correct statement पूछा है, right? So all other 3 statements are wrong. So which are the other 3 statements? तो क्या fault lines दिख रही है यहाँ पे? एक तो एक है कि पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम. आपने मतलब अभी तो ठीक है, गोवा और महाराष्ट्र के लिए 2 अलग अलग गवर्नर्स है, लेकिन मेनी ऑफ द टाइम्स द गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ द गोवा और द गवर्नर ऑफ दीव एंड दमन, राइट. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दीव एंड दमन. तो एक ही इंसान के पास ये तीनों पोस्ट होते थे, राइट. सो देयर वर मेनी सच केसेस, राइट. कभी कभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, त्रिपुरा, मेघालय, 2-3 स्टेट्स का एक ही गवर्नर हुआ करता था. तो अभी भी कभी कभी बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे होता है कि चार्ज दिया जाता है, राइट, टेम्पररीली. सो ये हम देखेंगे इसका आंसर सीधा, इसके लिए एक आर्टिकल भी है, राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक फॉल्स, राइट. इट कैन बी द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. नो, we all know that the president only appoints the judges of the supreme courts and high courts as well, right. Third statement is, no procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of a governor from his or post. ये statement actually सही है, क्योंकि किसी भी governor holds that post till the pleasure of the president. तो उनको कभी भी हटाया जा सकता है, right. In the case of union territory having a legislative setup, जैसे कि दिल्ली है या पुडुचेरी है, the chief minister is appointed by lieutenant governor on the basis of majority support. एक्चुअली यूनाइटेड जो टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी, उसका हेड प्रेसिडेंट होता है. सो एक्चुअली प्रेसिडेंट्स अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर. उसके लिए भी एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम वो देखेंगे, राइट. सो आंसर इज सी. लेट्स सी द आर्टिकल्स. सो आर्टिकल 153 क्लियरली सेज दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ the same person as a governor of 2 or more states. So there can be one same person of the governor of 2 or more states, right. So clearly पहला statement तो गलत है. Second is article 217, appointment and conditions of the office of judges of the high court. Every judge of a high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. So clearly president appoint करता है, article 217. So B is also wrong. Then the article 239AA, the chief minister shall be appointed by the president. ये जो दिल्ली के रिगार्डिंग ये एक्ट बनाया था, राइट, 239A अभी भी बहुत चर्चा में है. सो क्लियरली प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इट. सो दिस 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. सी इज द आंसर. क्लियरली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट्स देखते हो तो आपके लिए कितना इजी है. ये दोनों भी क्वेश्चन क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में से पूछे गए थे. बाकी आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे, right. So this question is regarding Constituent Assembly. With reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were, जो province के members थे, directly elected by the people of those province, nominated by the Indian National Congress and the Muslim League, elected by the provincial legislative assemblies, and fourth, selected by the government of their expertise in constitutional matters. So we all know that there were 399 members and later reduced to 299 or something, 289. So पहला इलेक्शन जो हुआ है वो 1952 में हुआ है, राइट. सो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस पॉसिबल ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हट जाएगा, राइट. अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो पावरफुल थे ही, लेकिन बहुत सारे अदर लोग भी थे, लेफ्ट के भी बहुत सारे लोग थे उसमें, तो उनके मेंबर्स कहाँ से आए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, राइट. तो बस ये 2 ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ही नॉमिनेट किए थे. ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने जो पहले राज्यसभा टेलीविजन था, राइट, उनका एक संविधान करके एक सीरीज था, 10 एपिसोड्स आर देयर, राइट, अभी भी है वो यूट्यूब पे. अगर वो आपने देखा है या इन जनरल अपनी
हिस्ट्री में पढ़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इन जनरल हिस्ट्री आपने अगर पढ़ी हो तो बहुत सारे अदर डाइवर्स लोग थे उस असेंबली में, राइट, फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया. सो मेनी स्कॉलर्स वर देयर, इंटेलेक्चुअल्स वर देयर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग्स. तो ये 2 ही लीग ने नॉमिनेट किए थे, ये तो गलत स्टेटमेंट है. सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. अगर गवर्नमेंट सिलेक्ट करता तो उसको लेजिटिमेसी नहीं होती ना, मतलब लोगों की लेजिटिमेसी कैसे होती, क्योंकि एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही पहला इलेक्शन होने तक पार्लियामेंट का भी एज अ फंक्शन, एज अ रोल निभाया है. सो इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये उसका सही आंसर है, राइट. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली व्हिच वाज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज. Initially there were 389 members and reduced to 299 after the partition, right. 165 days लगे उसको, 11 months, 11 session, sorry. So the next question is, consider the following statements, right. So which are they? An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. अगर Constitution को amend करना है तो लोकसभा में ही बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसा पहला स्टेटमेंट है. सेकेंड, इफ सच एन अमेंडमेंट सिक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर फेडरल कैरेक्टर जो हमारा ढांचा है संघ का, तो द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. मतलब ये 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, राइट. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज अ करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉट, राइट. तो पहला एक तो है कि अमेंडमेंट करना है, तो अब हमने पहले ही देखा कि बस मनी बिल को लेके और ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके डिफरेंस है, अदरवाइज ऑल पावर्स आर सेम. तो लोकसभा ओनली इज अ रॉन्ग. अगर अमेंडमेंट करना है तो वो जो बिल है वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बहुत बार ऐसे हुआ है, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the states or constitution, right, so the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states. भाई अगर all the states में अगर उनको मंजूरी देनी होती तो बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में रहते हैं जो ऑपोजिशन के पास है, वो तो कभी नहीं देंगे मंजूरी. तो अभी जो दिल्ली ऑर्डिनेंस का बिल आया है, या मतलब दिल्ली ऑर्डिनेंस का तो शायद उसमें नहीं आएगा, रेटिफिकेशन नहीं लगेगा, लेकिन जो बाकी के बिल्स होते हैं अगर सभी स्टेट ना, जैसे कि आपने देखा होगा जीएसटी का बिल था, राइट. तो जीएसटी का जो बिल था वो फेडरल कैरेक्टर में चेंजेस कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे स्टेट्स को रेटिफिकेशन करना जरूरी था. तो कुछ तो स्टेट्स होते जो रेटिफाई नहीं करते, तो वो बिल रुक ही जाता भाई. तो क्लियरली इट्स ऑल दी स्टेट्स तो गलत है, राइट. सो वो इट्स लाइक अ 1.5, राइट. सो आधे स्टेट ने अगर उसको रेटिफाइड कर दिया तो हो जाता है. So these both statements are wrong, neither one nor two, clearly from the constitution, right. So how constitution amendment bill का ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, right. इंट्रोडक्शन आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. पहला स्टेटमेंट तो गलत है, राइट. तो उसको टोटल में मेंबर्स, मतलब जो टोटल जो संख्या है उसके आधे मेंबर्स चाहिए, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग उसमें 2/3 चाहिए. और जो फेडरल कैरेक्टर में चेंजेस करता है इट शुड बी रेटिफाइड बाय 1.5 स्टेट्स, राइट. सो वो भी हम देखेंगे. उसके जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 368 डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. An amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament. कौन से भी एक हाउस में वो आ सकता है, majority of the total membership of that house and by majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, right. So total house की जो membership है उसकी majority लगेगी, right. So suppose 250 लोग हैं तो उसमें से 126 तो हमें चाहिए ही चाहिए, राइट. उसको इतने वोट्स तो चाहिए ही चाहिए. और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, सपोज 180 लोग है प्रेजेंट, तो उसमें 2/3, राइट. सो 120 तो उसमें से 120 से ऊपर ही चाहिए, मतलब लगभग 130 चाहिए, राइट. सो इस तरीके से होगा. और जब वो बिल इन प्रोविजंस को डील करता है, आर्टिकल 54, 55, 73, 162 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और दिस चैप्टर 4, 5, right, part 6 etc. These are all federal provisions, तो ratified by legislatures of not less than 1/2 of the states. So 1/2 plus 1, जितने भी states होंगे इंडिया में उसमें से suppose there are 30 states, so almost 16 states का परमिशन हमें चाहिए होगा, रेटिफाई करना पड़ेगा उनको, तो ही उसमें चेंजेस होगा, राइट.
So let's start with the question number 5, right? Consider the following statements. Attorney General of India can. First is take part in the proceedings of the Lok Sabha. Second is be a member of committee of the Lok Sabha. C is speak in the Lok Sabha and 4 is vote in the Lok Sabha. तो वो क्या कर सकते हैं, right? So which of the statements आपको is a correct statement पूछा है हमें, right? 1 only, 2 and 4, 1, 2, 3, 1 and 3. तो अटॉर्नी जनरल इनका तो आर्टिकल आई थिंक 76 है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, और पार्लियामेंट के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, राइट, मोस्टली आई थिंक सो 89 के अराउंड कुछ आर्टिकल होगा जो भी हमें देखना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली जो इसके बारे में बात करता है, राइट. सो एक तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो दे आर अलाउड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा, राइट. So let's see article 88 is the right. So right of ministers, so जो ministers होते हैं, right, so they can be from Rajya Sabha और Lok Sabha, both houses, right, they sits in both houses. So ministers and attorney general, ये जो दो लोग होते हैं, so in respects houses every minister and the attorney general of India shall have the right to speak, वो बोल सकते हैं, अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द आइदर हाउस. तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस में ये जो मिनिस्टर्स होते हैं एंड जो अटॉर्नी जनरल होते हैं और स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं, वो पार्ट ले सकते हैं एनी ऑफ द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस और एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर. उनको अगर मेंबर बनाया है हाउस ने किसी कमेटी का, तो उसमें भी वो कमेटी के प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, बट शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट. वोट नहीं कर सकते, राइट. सो वोट इन दी लोकसभा, ये तो गलत है, तो अगर 4 हट जाएगा तो ये स्टेटमेंट हट जाएगा, राइट. सो बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही है, वो बोल भी सकते हैं, कमेटी के मेंबर भी बन सकते हैं एंड प्रोसीडिंग्स में भाग भी ले सकते हैं, राइट. सो 1, 2, 3 सी इज द ऑप्शन. आर्टिकल 88 क्लियरली क्वेश्चन वहां से आता है, राइट. सो द पार्लियामेंट can make any law for whole or any part of the India for implementing international treaties, ये तो statement है, right, with the consent of all the states, with the consent of the majority of the states, with the consent of the states concerned, and without the consent of any state. तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स तो पॉसिबल ही नहीं है भाई. इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना डाइवर्स कंट्री, तो सभी स्टेट्स अगर एक किसी पॉइंट पे एक साथ आए एनोनिमसली, अब तो ये तो बहुत मुश्किल है, फिर चेंजेस ही नहीं होते, बहुत रिजिड बन जाता कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना, राइट है. कोई भी चीज़ करना, नॉट जस्ट चेंजेस, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता. सो दिस स्टेटमेंट तो गलत ही होगा, राइट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, राइट. सो विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, अगर वो एक यहाँ पे ही दिया है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट, अगर किसी एक पार्ट में कुछ करना है तो कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स क्यों चाहिए, ये भी तो जरूरत नहीं है. विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, हाँ ये एक हो सकता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट. तो ये सी एंड डी को हमें देखना पड़ेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है. लेकिन आर्टिकल 253 क्लियरली कहता है लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, Parliament has a power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention that with any other country or countries or any decision made at any international conferences, association or other body. यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि कंसर्न स्टेट की परमिशन या कंसेंट चाहिए. सो विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट इज द राइट आंसर. सो इंडस वाटर ट्रीटी हुई, राइट, तो उसका इम्पैक्ट तो पंजाब या इनके स्टेट्स के ऊपर भी पड़ेगा, तो उस टाइम उनको तो नहीं पूछा गया था, राइट. सो इट वाज अ ट्रीटी एंड इट लाइक इम्प्लीमेंटेड, राइट, लैटर वर्ड. सो बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो स्टेट को नहीं पूछा जाता है, राइट. सो दे आर ऑल आर इम्प्लीमेंटेड विदाउट देयर कंसेंट, राइट. बट स्टिल कंसेंट लाइक डिस्कशन तो होता ही है, चीज़ें मैटर करती है बहुत सारे इश्यूज में. अगर श्रीलंका के साथ कोई संबंध है तो तमिलनाडु क्या सोच रहा है ध्यान में रखना पड़ता है, या बंगाल के साथ कुछ वाटर शेयरिंग ट्रीटी करनी है तो एट देन वेस्ट बंगाल स्टेट एज अ स्टेट क्या सोच रहा है, उसमें वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को ध्यान में रखना पड़ता है, राइट. तो ये सब चीज़ें एट देन तो मैटर करती है, लेकिन लीगली इट्स लाइक विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7. द गवर्नमेंट इनैक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पेसा एक्ट इन 1996. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव. तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव नहीं थे. To provide self-governance, to recognize traditional rights, to create autonomous regions in the tribal areas, and to free tribal people from exploitation.
अब पेसा एक्ट जो है वो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, राइट। तो पंचायत बनाने थे शेड्यूल एरियाज में, उनको एज अ मीनिंगफुल पावर देने थे, राइट। तो सेल्फ गवर्नेंस तो यहाँ पे आएगा ही। अब पंचायत हम वहाँ पे लेके जा रहे हैं तो एक उनके ट्रेडिशनल राइट्स को ही तो मतलब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, मतलब एट द एंड उनको सेल्फ गवर्नमेंट अगर दे रहे हैं तो ए एंड बी इज सही, मतलब ये तो दोनों सही है। टू क्रिएट एटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, अब ये पंचायत एक्सटेंड करने में एटोनॉमस रीजन का कोई मतलब ही नहीं है, ये क्या है, मतलब फालतू का स्टेटमेंट लग रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम उनको सेल्फ गवर्नेंस राइट्स दे रहे हैं, अगर हम उनके ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो फॉल्ट लाइन्स थे जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं ना इस एक्ट्स के थ्रू। तो वी आर फ्रीइंग देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। सो ए, बी एंड डी इज अ राइट। टू क्रिएट एटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज इज लाइक, इसका कोई मतलब नहीं है स्टेटमेंट का, राइट। तो ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेसा, राइट। दिस स्टेटमेंट इज अ नॉट like identified as its objective. Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or a community forest rights or both? Authority क्या है? State Forest Department, District Collector, Deputy Commissioner, तहसीलदार, Block Development Officer, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, ग्राम सभा। एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स एक्ट, राइट। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व की बात हो रही है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व, कम्युनिटी की बात हो रही है। तो इसका आंसर एक्चुअली, अगर आप जस्ट इस सर्च भी करेंगे इस एक्ट के बारे में तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा या पीआईबी के साइट पे भी, चैप्टर 4 ऑफ द शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्टल रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 या FRA एक्ट इन शॉर्ट provides that the Gram Sabha shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights. ग्राम सभा इसका सही आंसर है। और यहाँ पे इन जनरल भी कम्युनिटी की बात हो रही थी, राइट। सो इसका आंसर है ग्राम सभा। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पे है? द प्रीएम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, द प्रीएम्बल एंड द डीपीएसपीज, द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, एंड नन ऑफ द अबव। एक तो हम अगर प्रीएम्बल देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तो बात की हुई है, राइट। सो इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ पे है तो प्रीएम्बल तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तो फंडामेंटल राइट्स एंड डेरिवेटिव प्रिंसिपल वाला ऑप्शन हट गया, नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी लगभग हट ही गया। अब फंडामेंटल राइट्स में तो इकोनॉमिक जस्टिस एज अ सच की बात तो नहीं की है, राइट। अगर आप पूरे फंडामेंटल राइट्स देखोगे, पहले तो फ्रीडम के बारे में है, फिर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में है, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में है, राइट, इक्वालिटी के बारे में है, वहाँ पे क्लियरली आउटराइटली बात नहीं की है। लेकिन डीपीएसपीज में आर्टिकल 38 बोलता है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ। तो यहाँ पे भी जस्टिस, सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल की बात की है। सो क्लियरली आर्टिकल 38(1) जस्टिस के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस, और प्रीएम्बल में भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात की हुई है। सो प्रीएम्बल एंड डीपीएसपीज, ये उसका बी आंसर होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो बहुत ही इजी आंसर था इसका। डीपीएसपीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात, फंडामेंटल राइट्स में तो इंडिविजुअल राइट्स की बात की है, राइट। ड्यूटीज में तो सिटीजन्स की बात की है, राइट। सो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये तो एक्चुअली इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहाँ पे की है कि पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए, तो वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में की है, राइट। और आर्टिकल 37 कहता भी है, ये जो डीपीएसपीज है दीज आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्लियरली आर्टिकल 37 से ये क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो कितने सारे क्वेश्चंस हमने 10 में से देखे जो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से आते हैं। आपको इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप बार बार उनको देखें, उनके पढ़े, राइट। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, जो हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोक सभा,
scrutinize appropriation and finance accounts of the government, and 3 examines the report of the controller and auditor general of India, right? क्या क्या रिपोर्ट से को एग्जामिन करती है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 1 ओनली, 2 and 3, 3, 1 to 3। तो 25 मेंबर्स, ये तो गलत है क्योंकि उसमें 22 मेंबर्स ही होते हैं। तो अगर एक हट गया तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, राइट? सो 2 and 3 and 3 ओनली। तो उसका जो एग्जामाइन तो करता है, कैग की रिपोर्ट भी एग्जामाइन करता है, और जो इन जनरल स्क्रूटिनाइजेस द एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो 2 and 3 इज द राइट आंसर, राइट? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ही काम होता है। सो अब हम देखेंगे, एक क्वेश्चन था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इन जनरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि क्लियरली क्या है, राइट? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 1 and 2, 3, 2 and 3 and 1 to 3। सो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये तो है ही, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स है वही तो इन जनरल कैबिनेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, राइट? मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। मतलब जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक ही वो ऑफिस में रहेंगे, नहीं तो थोड़ी रहेंगे यार। एंड देन द थर्ड इज द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। अब कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये तीनों ऑप्शन हट जाते हैं। ओनली वन ऑप्शन रिमेन्स, 1 and 2। और आपको ऊपर में कौन कंफ्यूजन था, अगर आपको पता है कैबिनेट इज हेडेड बाय, ऑल नोज दैट कैबिनेट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, पीएम, राइट? सो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बाकी के तीन ऑप्शन हट गए, 1 and 2 ओनली, राइट? और अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 74(1) कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ प्राइम मिनिस्टर एज इज हेड। क्लियरली आर्टिकल 74 से आपको थर्ड स्टेटमेंट गलत है ये पता चल जाएगा। देन द आर्टिकल 75 कहता है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल द हाउस ऑफ पीपल। तो मेंबर ऑफ द कैबिनेट, मतलब मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पावर। एंड थर्ड इज द मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of such period cease to be a minister। तो उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर तो बनना ही पड़ेगा, आर्टिकल 755 कहता है यही। तो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया था, राइट? अब उसी लाइन ऑफ थॉट पे और एक क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, राइट? ये पहला स्टेटमेंट है। द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तो क्लियर स्टेटमेंट हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो आर्टिकल में देखा है। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। करेक्ट स्टेटमेंट 1 ओनली, 2 and 3, 1 and 3, 1 to 3। अब ये स्टेटमेंट आपको गलत नहीं लगेगा, लेकिन ये गलत है। कैसे? हमने अभी देखा, राइट? नो कॉन्फिडेंस मोशन था, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी जस्ट रिसेंटली आया था पार्लियामेंट में लास्ट सेशन में, तो वो डिस्कस लोकसभा में हुआ था, राज्यसभा में नहीं हुआ था, राइट? सो राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दैट इज द हाउस ऑफ द पीपल, नॉट अ पार्लियामेंट, राइट? तो पहला स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग। अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो बाकी के तीनों ऑप्शन हट जाते हैं, 1 ओनली भी हट जाता है, 1 and 3 and 1 to 3। सो ओनली 2 and 3 आपको सोचना ही नहीं है, तो बाकी के दो स्टेटमेंट तो सही है। So union minister shall hold office during the pleasure of president and the prime minister shall communicate to the president about the proposals for legislation। ये आपने अक्सर ही ट्वीट देखा होगा, बीच बीच में आता रहता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। सो राष्ट्रपति भवन पे हमारे आदरणीय महामहिम जो प्रेसिडेंट्स है उन्होंने पीएम को बुलाया था, तो वो मिलने जाते हैं और फिर वो, मतलब एक फॉर्मेलिटी है लेकिन होती है ये, अक्सर ये ट्वीट बार बार बीच बीच में आता रहता है, राइट? तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। सो आर्टिकल 75(2) क्लियरली स्टेट्स दैट द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, 2 नंबर वाला। देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, नॉट अ पार्लियामेंट और नॉट अ राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड आर्टिकल 78 it clearly says that it shall be the duty of prime minister to communicate to the president all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and the proposals for legislation। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल से सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, राइट? और ये ट्वीट आपने बार बार अक्सर देखा होगा। सो 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। Then consider the following statements.
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब तो प्लानिंग कमीशन अक्सर अब मतलब फिलहाल तो नहीं रहा, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक ऑर्गन थी प्लानिंग कमीशन की। देन द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Third is the Constitution of India prescribes that the panchayat should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड 1 2 3। अगर आपको पता है कि आज भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एग्जिस्ट करता है, फिलहाल उसका लास्ट जो भी मीटिंग हुई थी 2012 में हुई थी, अभी तक एबॉलिश तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके हेड पीएम होते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन जो भी रिपोर्ट या उनके जो प्रपोजल्स होते थे, सजेशंस होते थे, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जाते थे और वो अप्रूव करता था फाइनली। तो प्लानिंग कमीशन कुछ भेज रहा है और प्लानिंग कमीशन ने जो भी भेजा है उसके ऊपर फाइनल अप्रूवल कौन कर रहा था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो दैट वाज अ सुपीरियर अथॉरिटी राइट टू द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का एक ऑर्गन तो हो नहीं सकता, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है राइट। 1 ओनली भी हट जाता है, 1 एंड 3 एंड 1 2 3, तो 2 एंड 3 बस बचता है। तो ये सही है, मतलब आपको पता भी हो ना हो तो भी 2 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, और उसके लिए हम देखेंगे भी उसका बेस क्या है। आर्टिकल 246 में 7 शेड्यूल है, उसमें लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें एंट्री नंबर 20 इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट क्लियरली। आर्टिकल 246 7 शेड्यूल, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट पे एंट्री नंबर 20 राइट। देन आर्टिकल 243G जो कि 11 शेड्यूल में आपको अच्छे से मिलेगा, लेकिन 243G में 243 को डिवाइड किया रहा है राइट। एक तो अर्बन लोकल बॉडीज और लोकल पंचायत। तो पहले हाफ में 243G में पंचायत की पावर्स की रिगार्डिंग है। तो प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीबीज होते हैं राइट। अगर आपने किसी इंक्वायर किया होगा या जाके कोई फील्ड विजिट की होगी तो आपको पता होगा जीपीडीपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 243G क्लियरली बोलता है कि ग्राम पंचायत ही बनाएगी जो प्लान्स होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है राइट, 2 एंड 3। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 से है, उसके फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनिटीज, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज और मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन वर दी मेंबर्स। उनके जो हेड थे वो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं उस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को राइट। सो अभी जस्ट चेंज वन चेंज ओनली, प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग होगा राइट। Then they consider the following statements: the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of the house। ये पहला स्टेटमेंट है। अब ये तो हमें पता है कि उनके चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट तो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन वो तो हमें देखना पड़ेगा उसके लिए प्रोविजंस क्या है राइट। तो पहला स्टेटमेंट तो मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा, पार्शियली सही है। While the nominated members of the two houses of parliament have no voting rights in the presidential election, they have right to vote in the election of the vice president. So correct statement पूछा है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2, right? तो देखो यहाँ पे अभी हरिवंश जेडीयू के जो मेंबर है वो अभी डेप्यूटी चेयरमैन है, वो मेंबर है राज्यसभा के राइट। सो द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। या आर्टिकल 89(1) भी कहता है और आर्टिकल 64 भी यही कहता है, वाइस प्रेसिडेंट शुड बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राइट। सो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ हाउस। लेकिन उसमें देखो जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो क्लियरली यहाँ पे लिखा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, एज सुन एज मे बी चूज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल टू बी द डेप्यूटी चेयरमैन देयर ऑफ। तो जो मेंबर होगा वही डेप्यूटी चेयरमैन बनेगा उसका राइट। तो चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में राज्यसभा का ही कोई एक मेंबर, कोई एक एमपी डेप्यूटी चेयरमैन बनेगा। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है राइट, तो पहला रॉन्ग है। Second is, while the nominated members of the two houses of parliament have no voting rights in presidential election, they have right to vote in the election of vice president। तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस कहा है, इलेक्टेड मेंबर्स नहीं कहा है। अगर आपने प्रेसिडेंट का आर्टिकल देखा होगा, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वहां पे कहा है ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स की बात की है जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो प्रोविजन है आर्टिकल 55 में। लेकिन आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के जो प्रोविजन है वहां पे द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस कहा है, वहां पे किसी भी जगह पे इलेक्टेड मेंबर्स नहीं कहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है राइट। ऑल मेंबर्स वोट्स, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते हैं।
सो इसका आंसर इज ट्रू ओनली. देन दी विथ रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, ये स्टेटमेंट्स है. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज. सही है, मतलब यहाँ तो गलत कुछ लग नहीं रहा. इट इश्यूज अ गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री. ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, इसमें भी कुछ गलत नहीं लग रहा. अगर थोड़ा बहुत लोक अदालत जो होते हैं ईयरली और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के बारे में जो भी प्रोविजन है आपने अगर पढ़े होंगे तो आपको ये पता चलेगा. अगर नहीं पढ़े आपने क्लियरली बस नालसा NALS से सर्च भी किएगा तो आपको ये वेबसाइट ओपन होगी. और इस वेबसाइट में क्लियरली यहाँ पे कहा गया है द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत. तो ये क्लियरली पहला स्टेटमेंट सही है. और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में भी कहा है इन एवरी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव इफेक्ट टू पॉलिसीज एंड डायरेक्शंस ऑफ द नालसा. सो नालसा जो भी डायरेक्शंस देगा, जो भी पॉलिसीज बताएगा, उनको इफेक्ट देने के लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी. तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है. उनके जो पैट्रन इन चीफ होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो होते हैं वो सेकंड मोस्ट जो जज है सीनियरिटी में वो होते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. राइट, ये वेबसाइट आप पहले ही पेज जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे उसमें ये मिल जाता, आपको ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल्स. राइट, प्लानिंग कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में होता तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता. क्लियरली बस कैबिनेट ऑर्डर से वो फॉर्म हुआ था. अभी भी रिसेंटली नीति आयोग फॉर्म किया गया, उसको हटाया गया प्लानिंग कमीशन को. तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नहीं. आपको ये अगर पता है तो दो हट जाएगा तो बस 1 और 3 एक ही ऑप्शन बचता है. तो जोनल काउंसिल्स क्या होता है आपको पता है, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस तो नहीं है और जोनल काउंसिल का भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस नहीं है. इंटर स्टेट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, लेकिन जोनल काउंसिल्स के हेड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एज अ सच बेस नहीं है. तो 1, 2, 3 दिस 3 आर डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. 1, 2, 3 देखेंगे हम. एक वेबसाइट जैसे ही मैंने सर्च किया तो वहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल आ गई थी. इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है राइट, तो एक इंटर स्टेट काउंसिल होती है, उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राइट, और उसमें कुछ एक जोनल काउंसिल्स होते हैं. जोनल काउंसिल्स जैसे सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, इसमें जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं ईच जोन में. उनके जो जोनल काउंसिल का हेड होता है वो चेयरमैन होते हैं अमित शाह. राइट, मतलब जो भी होम मिनिस्टर होंगे इंडिया के. सो जोनल काउंसिल्स वर क्रिएटेड इन पार्ट 3 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. सो एक स्टैट्यूटरी बेस तो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से 1956 में ये बने, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जिक्र नहीं है इसका. राइट, लेकिन अगर आप इंटर स्टेट काउंसिल की बात करोगे उसको आर्टिकल 263 में उसका लाइक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में जिक्र है. सो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन पब्लिक इंटरेस्ट इंटर स्टेट काउंसिल और उसके चेयरमैन होते हैं PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राइट, वो उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो ये हमारे जो भी पूरा डिस्कशन था, लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में से आए थे. बेयर एक्ट्स भी अगर आप पढ़ते अच्छे से NCERT पढ़ते तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस कॉमन लॉजिक पे सॉल्व हो जाते. इसके लिए हमें रिवीजन चाहिए. एक बार पढ़ा 2 बार पढ़ा इससे कुछ नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा और MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे. राइट, सो here this series ends, like this first video of this series will come up again with the previous year questions of 2014 preliminary examination, right, in next video. Thank you all for watching till the end. Thank you.